नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि आज हम लोग मुर्दहिया नामक रचना की भूमिका पढ़ेंगे, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। यह मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा का भाग 1 है। तो चलिए देर न करते हम लोग इसकी भूमिका को शुरू करते हैं। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक, देखिए, जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियाँ मुर्दहिया समेट लेती थी। ठीक है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांस पिंड पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्तों और शियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं शियारों की हुआ हुआ वाली आवाज़ उसकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दहिया ही होता। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। ठीक है। मुर्दहिया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय देखिए किसको दे रहे हैं? तद्भव के संपादक अखिलेश जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर जब भी वीडियो देखने बैठे तो अपना पेन और कॉपी साथ में ले लें, ताकि आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट कर सकें। ठीक है। तो तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश जी को ये इसका श्रेय दे रहे हैं। ठीक है। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दहिया से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गाने वाले, अब देखिए किसका किसका नाम ले रहे हैं? जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटनियाँ, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोग पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रहे मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60, अब देखिए कितने साल की बात कर रहे हैं, तो 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। सारे जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों तथा शाही सियारों और अब देखिए कौन कौन से जानवरों का नाम ले रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। किसका किसका नाम ले रहे हैं? गिद्ध है ना, और किसके ले रहे हैं? सियारों का, खरगोशों का, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केवल इतना ही दे देगा, चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से पूछा गया। अगर आपने भूमिका पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों, कितने जिलों से आप देखिए हमने हाईलाइट कर दिया, 3 जिलों से ना, आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। उस पर टेम्पो भी चलने लगी। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहां के भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसे उनकी पूजा नहीं होती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, देखिए कहाँ कहाँ गए, दूसरे खंड की चर्चा भी उन्होंने की है कि दूसरे खंड में मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कहाँ गए? पहले कलकत्ता, फिर बनारस, फिर दिल्ली, फिर इंग्लैंड पहुँच गए, सोवियत संघ, रसिया तक इनका सफ़र हुआ है का लेखा जोखा होगा। मूलतः यह मार्क्सवाद से बौद्धवाद, देखिए मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन
की यात्रा किसकी है? मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की। ठीक है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशन अशोक महेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मूर्धहिया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया। तो कितने किस्तों में यह छपी? तो 7 किस्तों में। अब किसने छापा था? तो अशोक महेश्वरी ने। ठीक है दोस्तों, निर्णय, जबकि आगे का लेखन अभी जारी है। अब देखिए डॉक्टर तुलसीराम। ठीक है। अब ये हम लोग अनुक्रम देखते हैं। अनुक्रम में पहले भूमिका दिया था, फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको दे देगा मिलाने के लिए, है ना, कि कौन सा इसका शीर्षक है। तो हमने कहा शीर्षक जरूर आपको बता दें। तो पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मूर्धहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा अकाल में अंधविश्वास। इसी तरह का एक और मतलब उपन्यास में दिया हुआ है, इतना हिंट हम दे रहे हैं, उपन्यास में दिया अकाल में अंधविश्वास की जगह अधिक मास दिया है। तो वो कौन सी रचना का है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। अकाल में अंधविश्वास हमने यहाँ पे पढ़ा, अकाल में अधिक मास किसका शीर्षक है? ठीक है, किस उपन्यास का। फिर चौथा है मूर्धहिया के गीत तथा लोक जीवन, पांचवा भूतनिया नागिन, छठवां चले बुद्ध की राह, और साथ है आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था मूर्धहिया के बारे में, मूर्धहिया आत्मकथा के भूमिका के बारे में, क्योंकि भूमिका से प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको इसके बारे में अवगत करा दिया जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने इस वाणी को विराम देते हैं, और आप अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें दोस्तों, यही कहेंगे, आप हमेशा तरक्की करें। चलिए ठीक है, राधे राधे दोस्तों।